हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह आज आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने आई। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसका सिर्फ पर्पस व्यापार करना था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा उन्हें 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उसके बाद ये अधिकार अनिश्चित काल के लिए कर दिए गए थे। अभी 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत, तो इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। क्यों? क्योंकि 1765 में उन्होंने एक संधि की थी जिसके द्वारा ये अधिकार उन्हें प्राप्त हुए। यहीं से उनकी क्षेत्रीय शक्ति में वृद्धि हुई। अब उन्हें इनकी यहाँ से क्षेत्रीय शक्ति थी वो प्रारंभ हो गई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। जब 1857 की क्रांति, उसके बाद में 1858 में ब्रिटिश राज ने यह शासन अपने हाथ में ले लिया। इससे पहले 1853 का एक्ट आया, उसमें ही ब्रिटिश राज ने यह क्लियर कर दिया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर उसका जो व्यापार चल रहा है वो व्यापार चला रही है, जब संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। यह 1853 के एक्ट में क्लियर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक रहा। 1858 से 1947 तक यह शासन ब्रिटिश राज के द्वारा 1947 तक रहा। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में एक संविधान की आवश्यकता हुई। संविधान की जब आवश्यकता हुई, सन 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान की बात कही और उसे अमल कर लिया गया। ब्रिटिश राज ने 1940 में यह सुझाव स्वीकार कर लिया था। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके द्वारा संविधान बनाया गया, जिसमें 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। सन 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। संविधान राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ली गई हैं, जिसके कारण ब्रिटिश शासन भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हमारा इनकी क्या कहते हैं व्यवस्था अपनाने का एक और भी कारण था, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने शासन किया तो जिस तरीके से उन्होंने कानून बनाए, उनको भारतीय लोगों के वो कानून समझ में आ गए थे और समझ में भी आ रही थी, तो इसलिए भारतीय संविधान में वहाँ की व्यवस्था अपनाई गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहेगा। जो फर्स्ट है उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह पहला कदम था। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से पहली बार 1773 में कंपनी को नियंत्रित किया गया। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इससे पहले प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता नहीं थी। 1773 के एक्ट से ही मान्यता मिली।
इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्यों? क्योंकि पहले जो थे गवर्नर थे, अब इन्होंने बाकी को तो गवर्नर ही रखा, सिर्फ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और यह पहले ऐसे जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे। मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आए। इसीलिए ही कहते हैं कि यहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे। कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। इसलिए कर दिया क्यों? क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो यहाँ पर अपना निजी व्यापार करते थे, जिससे कंपनी को घाटा हो रहा था। इसलिए जब एक्ट आया तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में राजस्व और नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यकता कर दिया गया था। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य था कि ये ब्रिटिश सरकार को सैन्य और राजस्व मामले की जानकारी देगा। अब ये 1773 का एक्ट था, उसके हमने जो विशेषताएं थी वो आपको समझा दी। अब आया 1784 का प्रिंस इंडिया एक्ट। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया। अब राजनीतिक कार्य अलग होगा और वाणिज्यिक कार्य अलग होगा। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल की। इस प्रकार द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। अब जो कार्य होंगे राजनीतिक अलग होंगे, व्यापारिक अलग होंगे। राजनीतिक के लिए नियंत्रण बोर्ड देखेगा और व्यापारिक के लिए निदेशक मंडल। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ये शक्ति लिखा शक्ति वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब पहली बार 1884 के एक्ट में भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब ये फिनिश हुआ। अब 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो 1773 था उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। लेकिन 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये पूरा केंद्रीकरण कर दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। ये नहीं थी, यहाँ पर लिखा जाएगा थी। पहले ऐसे भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियमित कानून कहा गया। इसके अंतर्गत जो बनाए गए कानून को नियमित कानून कहा गया और नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। जो नए कानून अब बनाए गए थे उसे एक्ट या अधिनियम कहा गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं
प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। अब विधायी कार्य अलग होंगे, प्रशासनिक कार्य अलग। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ यहीं से हुआ 1853 से। भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति समिति की नियुक्ति की गई। ताज का शासन। अब 1858 से 1947 तक ताज का शासन रहा। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन था। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ऐसे पहले प्रथम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर दौर शासन की भी समाप्ति हो गई, क्योंकि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड से यह था। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण तंत्र की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जो सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, पर यहाँ पर शासन करेगा। इसका नियंत्रण था भारत पर। ब्रिटिश सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया और उसका जो अध्यक्ष था वो सचिव था। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता है। 1861 में एक अधिनियम आया। इसके द्वारा कानून की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। अगर वायसराय चाहे तो भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। जो अध्यादेश था वो बिना काउंसिल के अध्यादेश जारी कर सकता था वायसराय, और यह जो अध्यादेश की अवधि थी वो 6 माह की होती थी। 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्र में और प्रांतीयों में भी, राज्य में। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसमें विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब 1892 में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि बजट पर बहस कर सकते थे। अब जो बजट लाया जाएगा उस पर बहस कर सकते थे, उसके उत्तर दे सकते थे। 1919 के अधिनियम की विशेषताएं। इसे मॉर्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मॉर्लो वहाँ के कौन थे? मॉर्लो राज्य सचिव थे और मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। इस अधिनियम में
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। जो केंद्रीय और प्रांतीयों की विधान परिषद थी, पहले उसमें 16 सदस्य होते थे, अब इसमें 1909 के अधिनियम में 60 कर दी गई। प्रांतीय परिषदों में एक समान संख्या नहीं थी। जो प्रांत में तो किसी में ज़्यादा थी, किसी में कम थी, लेकिन केंद्र में संख्या 16 से सीधे 60 कर दी गई। अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति। पहले अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन अब अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति हो गई थी। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने। पहली कार्यपालिका में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारत वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। 1909 के अधिनियम से मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह होता है कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। अब ये 1909 के अधिनियम जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जो उसमें विशेषताएं थी। अब भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें अलग अलग कर दिया गया। केंद्र की सूची अलग थी, राज्य की सूची अलग थी। राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया। पहले जो केंद्र थे वो राज्य पे नियंत्रण काफ़ी था, राज्यों को जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो केंद्र करती थी, लेकिन 1919 के अधिनियम में नियंत्रण कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही रहा। ढांचा केंद्रीय और वही रहा। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। जो आरक्षित विषय थे उस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया था। 1919 के एक्ट में अब जो वायसराय की कार्य परिषद थी उसमें 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होंगे। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अब तक जो बजट था वो सिर्फ एक ही आता था। अब 1919 के अधिनियम में केंद्र का बजट अलग हो गया और राज्य का बजट अलग हो गया। अपना बजट स्वयं बनाने की अधिकृति, और बजट अपना बना भी सकते थे, ये नहीं कि पेश होगा, वो राज्य अपना बजट अलग बना भी सकते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935,
इस अधिनियम में 321 धाराएं थीं, 10 अनुसूचियां थीं। अधिनियम की विशेषताएं, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य और रियासतों को एक ही इकाई में माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई। जो केंद्र था और इकाइयां थी उनके लिए 3 सूचियां बनाई। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अपशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गईं। अपशिष्ट जो शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गईं। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। जो 1919 का अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन किया गया और केंद्र में समाप्त कर दिया। अब इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। 1919 में प्रांत में था और 1935 के अधिनियम में यह केंद्र में हो गया। इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। वे 6 राज्य थे: बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। अब 1935 के अधिनियम के द्वारा 10% लोग, आबादी का कुल 10% मताधिकार दे सकते थे। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। इसमें न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को हम भारत से अपना शासन समाप्त कर देंगे। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, भारत के विभाजन की बात कही। इस घोषणा में जब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, जिसके पश्चात सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा को सुनके मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उस क्षेत्र में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषताएं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर इसे स्वतंत्र
संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बना दिए, भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इसने वायसराय पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। दोनों डोमिनियन राज्य संविधान सभा को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। भारत और पाकिस्तान किसी भी देश के संविधान के प्रावधान को अपना सकते थे और अपना संविधान बना सकते थे। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया। जो भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाती थी, जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया। 14 से 15 अगस्त 1947 की रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो सारी इसमें क्लियर हो गई है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।